नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये हमारे अमर शहीदों पर कोई फिल्म बनी थी, बहुत पुरानी फिल्म है, शायद शहीद करके, जिसमें मनोज कुमार हैं। तो उसमें एक गीत है, वो गीत जो है वो हमारे अमर शहीदों की जो कुर्बानी शहादत की भावना को प्रकट करता है कि जिन लोगों ने अपने आज़ादी, इस देश की आज़ादी की खातिर अपने प्राण दिए और फांसी के फंदे को हंसते हुए चूमा, मौत को हंसते हुए गले को लगाया, मौत को हंसते हुए गले लगाया और भारत माता की बल वेदी पर सब कुछ प्राण से, सब कुछ जो है वो सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो उनकी जो ये उदात्त भावना है उसको प्रकट करने के लिए वो एक गाना है, पुरानी फिल्म शायद शहीद है, कहता है कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। ये मामूली बात नहीं है। उनकी क्या भावना थी कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। उस भावना से वो अपने प्राण देने के लिए तैयार थे। वह अमर शहीद, देशभक्त, क्रांतिकारी और वो रणबांकुरे। लेकिन जब आज़ादी मिल गई, उनको क्या पता था कि जिनके लिए हम, यानी इस भावना से कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, इस भावना से अपने यानी प्राणों का बलिदान दे करके हम जो आज़ादी ला रहे हैं और किसके लिए और किसके लिए ला रहे हैं कि आज जो है एक और समाजवादी पार्टी है और जो कि सिर्फ वो गुंडागर्दी और दादागिरी ही नहीं। कल मैं वो यूट्यूब पर देख रहा था कि जनता ये कह रही थी कि फर्जी जो है ये रजिस्ट्री, फर्जी जो है बैनामा अब जिसे कहते हैं और आपको पता भी नहीं, और वो फर्जी आपकी संपत्ति का और वो भी घर बैठे बैठे। किसी एपिसोड में बताया गया था कि कानपुर की बात है, लोग कहते थे कि ये प्लाट बिकाऊ है
और ये कह करके वो घर बैठे बैठे फर्जी बैनामा के द्वारा आपकी संपत्ति पर जो है वो कब्जा हो जाता था। ये माहौल था। कोई एक मेरे पास फोन आया कि समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान ब्लॉक स्तर के भी जो कार्यकर्ता थे वो थानेदार के सामने सीधे जो है वो जीभ लगाते थे। एक गांव तो कह रहा था कि वो जो धर्मेंद्र यादव है उनके परिवार का वो बस उसी के इशारे पर पूरा थाना जो है जिस किसी को भी अपनी व्यक्तिगत अदावत या पर्सनल रेवलरी हुआ करती थी, बस उसको वो धर्मेंद्र यादव के इशारे पर उसको पुलिस जो है वो पकड़ करके कौन कौन सी धाराएं 308 वगैरह वो लगा करके अपनी दुश्मनी सब वो साधते थे। ये वक्त था। हमारा मतलब ये है कि ये सारी बातें जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं और इस संबंध में जनता को आगाह करना कि भाई ये समाजवादी पार्टी है, इसका ये वो चरित्र रहा है। तो ऐसा न बोल करके सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कि अखिलेश यादव टोटी चोर है। टोटी चोर कहते ही जो है एक दूसरी भावना आ जाती है कि अरे भाई क्या है। लेकिन जनता के लिहाज से जो शासन प्रशासन से उसको इस तरह की तकलीफ भी मिलती है, दादागिरी मिलती है, माफियागिरी मिलती है, फर्जी बनावा के आधार पर आपकी संपत्ति पर कब्जा किया जाता है। ये जनता के लिए जो है वो दुख दर्द वाली बात है। नौकरी में उनके ही लोग पता नहीं, हालांकि लोग वो जात की बात करते हैं, हमने इस पता, लेकिन जात के आधार पर भी तो कंप्लेंट यह था कि जात में भी यदि जात की बात की जाए जो कि है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जिस जात की बात की जाती है वो लोग वंचित रह जाते थे, सिर्फ जो है मैनपुरी वगैरह सब के आसपास। लेकिन इस तरह की बातें तो सोचना भी बहुत मन में पाप है। लेकिन जिस चीज को मैं जो सोच करके या कह करके यानी बहुत पाप का भागीदार समझता हूं, उसको वो करते थे। तो जनता के लिहाज से और इस संबंध में ये भी बताना जरूरी है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए लोग जो आते हैं उनके अपने जो नेताओं के द्वारा कहते हैं कि 2 महीने के लिए रुक जाइए, क्या रुक जाए, ये उनकी बुद्धि पर तरस आता है। भारतीय जनता ताकत दल सदैव जिस चीज की बात करता है, अपना देश और अपनी आवाम, इस बात को सभी लोग जान लें। और अपना देश और अपनी आवाम के आगे जो है ये उनको भी जानना चाहिए और सभी को जानना चाहिए कि मोदी का कोई महत्व नहीं है, योगी का कोई महत्व नहीं है, अखिलेश यादव का कोई महत्व नहीं है और किसी का भी कोई महत्व नहीं है। जिस वक्त हमारी जनता महत्व करने लगे भाई कि हमारे लिए देश महत्व है और हमारी जो हमारे भारतीय भाई बहन है उनका महत्व है, तो यदि इस दृष्टिकोण से सभी लोग समझेंगे तभी इनको परखना जो है आसान होगा। और वही चीज भारतीय जनता ताकत दल जो है अपने सभी भारतीय भाई बहनों, अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम को बताना चाहता है कि उसके यानी फ्रेम ऑफ माइंड माने जो दिमागी उसका जो ढांचा है कि उसके लिए महत्व होना चाहिए देश और अवाम। तो ये सारी बातें जो है वो हट जाएंगी कि मेरे योगी का क्या होगा, मेरे मोदी का क्या होगा,
मेरे अखिलेश का क्या होगा, मेरे मुलायम का क्या होगा, मेरी मायावती का क्या होगा, मेरी ममता का क्या होगा। तो ये भ्रम जो है तभी जाएगा जबकि दिमाग में हो, और यही राष्ट्रभक्ति है, यही देशभक्ति है कि हमारे दिमाग में चिंता देश की हो और अपने भारतीय भाई बहनों की हो। वो जितनी भी बातें YouTube पर जनता जो सुनाती है, उसका जो सारांश जो निकल के आता है कि यानी जो सेवा करने वाली जो मशीनरी तंत्र है या सरकारी कर्मचारी या अधिकारियों का जो एक जो नेटवर्क है, वह जो है मतलब कि सेवा करने के लिए सेवा भाव से कि भाई कि जिनकी हम सेवा करते हैं वो अपने भारतीय भाई बहन हैं, और उनको जो निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से और वो निष्पक्षता से सेवा करनी है, इस चीज का बहुत अभाव रहता है। इसीलिए खास करके जो मतलब कि जो टेक्निकल क्षेत्रों में जैसे मान लीजिए रेल लाइन बिछाना है आपका, अब देखते होंगे कि वो दूर दराज के या दुर्गम जगहों पर पुल बनाना है और वो रेल लाइन बिछानी है, पहाड़ों पर रोड बनानी है, तो उनकी मेहनत को देख करके लगता है कि भाई ये लोग जो है पूरी यानी अवाम परस्ती या देशभक्ति की भावना से लगे हुए हैं। लेकिन जहां सेवा देने की बात आती है तो उन लोगों में हमेशा जो है जिसको कहा जाता है नियतखोरी कि कुछ पैसा मिल जाए, और जो कुछ पैसा मिल जाए या जो करते हैं तो उसमें कुछ पैसा बना लें। इस तरह की जो आदत है वह जो है वही जो है वो सारी समस्याओं की जड़ है। और परिश्रम जो है वो न करना पड़े, कम ही मेहनत करके ज्यादा कहीं से इधर उधर से कमा लें। और ये प्रवृत्ति खास करके ये जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, उसने डाला हुआ है। लोग बताते हैं कि GNPC कोई भी इस तरह से ठेका देना हुआ, कोई भी वो देना हुआ तो हमेशा वो उसका फिक्स रहता था कि भाई इतना जो है वो 25% उसका है, और बाकी जो है वो जैसे करे काम करे या काम ना करे। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अखिलेश के शासन के ज़माने में सिर्फ जो है पन्नी बिछा करके और जो है वो बिटुमन जो काला अलकतरा जिसे कहते हैं, बस उसकी लेयर दिखा दिया, कहीं नहीं भी दिखा दिया, काम दिखा दिया और पैसे उसके उठा लिए। इस तरह के तमाम जो है वो उदाहरण है। वो क्या दिखाते हैं कि जो GNPC का शासन है, और GNPC का ही सब चेले हैं, उसी GNPC के चेले हैं जो है ये समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग और लोग जो है उसी के चेले हैं। तो उसी तरह की यानी जो कर्मचारियों में नियतखोरी का, भ्रष्टाचार करने का एक आदत जो है वो इसमें ने डाला, और इस तरह की आदत, इस तरह की नियतखोरी कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार करते थे, ये GNPC के तमाम नेता और मंत्री वगैरह, वो सरकार जो है वह उनके लिए आवश्यक था। बगैर कर्मचारियों को भ्रष्ट बनाए, बगैर कर्मचारियों को नियतखोर बनाए, वह जो भ्रष्टाचार के द्वारा जो उनको लूट बचानी थी, इसे GNPC वालों को, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज वालों को, या समाजवादी पार्टी के लोगों को, या बहुजन समाज पार्टी के लोगों को वह मुमकिन नहीं होता। तो
तो जो जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हम नहीं कहते कि सभी हैं, नहीं है, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा है। तो नियतखोरी का और जो है और जो भ्रष्ट बनने का, और उसी में ये भी एक आदत पाली गई जो है पक्षपात। कोई उनके पहचान का मिल गया, कोई उनके रिश्तेदार मिल गया, कोई उनकी जात का मिल गया, तो उसके लिए नियम उसका माने नियम के अनुकूल है कि नहीं है, उसका काम होना। और बाकी लोग यदि नियम के अनुसार उसकी सेवा होनी है, उसको देव है और वो सुविधा उसको मिलनी चाहिए, बस नहीं मिलनी। और मिलेगी कब? जबकि आप उसको पैसे खिलाइए, बार बार खिलाइए, बार बार दौड़िए। तो इस तरह की जो आदत इन समूहों ने डाली हुई है, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस वालों ने या उनके जो चले चपाटे ये समाजवादी ये पार्टी के लोगों ने और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, और उसी कर्मचारियों की आदतों में ये बीजेपी वाले भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और शायद योगी जी को मालूम है कि नहीं, इस तरह के सिस्टम को जब तक वो दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक जो है इस तरह की शिकायतें, इस तरह की जो जनता को सेवा मिलनी है, वो कितनी भी स्कीम वो बना ले, कितने बना ले, उसका लाभ उसको माने जनता को वो मिल नहीं पाता है। मेरी भी बात होती है तो एक और जहां उनके समर्थक, योगी जी के समर्थक कहते हैं कि साहब देखिए एक्सप्रेस वे बन गया, हाईवे बन गया, ये बन गया, लेकिन जब उसे पूछा जाता है कि गांव की सड़कें, तो सब कुछ वो थोड़ी हो जाएगा। सवाल इस बात का कि हाईवे एक्सप्रेस पर चलती है, वाहन चलते हैं और हमारी आर्थिक प्रगति के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे जो 80% जो जनता है वो अपने गांव गिराज की सड़कों पर ही तो वो चलती है। तो वो सड़क, हम नहीं कहते कि सबकी हालत खराब है, लेकिन उनकी हालत जो है अभी भी लगभग वैसी ही पड़ी हुई है। और जब ये सवाल मैं करता हूं कि भाई भ्रष्टाचार एक जो है बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके भी विषय में जो है जो भारतीय जनता पार्टी के या योगी जी के या मोदी जी के समर्थक कुछ इस तरह का तर्क देते हैं कि अब भ्रष्टाचार कम हुआ है और अब एक बैग तो जाएगा नहीं फलाने ठिकाने, इस टाइप का एक कुतर्क वो रचते हैं, गढ़ते हैं और आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये उनको भी मालूम होना चाहिए, जो कार्यकर्ता है, जनता को भी मालूम होना चाहिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी मालूम होना चाहिए, बीजेपी को वालों को, खासकर समाजवादी पार्टी और भी पार्टियों को मालूम होना चाहिए कि भाई अंततो गत्वा जो जनता को सेवा मिलनी है, जैसे उदाहरण के लीजिए कि एक छोटा सा कागज यदि बनवाना है, कागज मतलब कोई सर्टिफिकेट बनवानी है तहसील में, जो कि मुफ्त में ही बन जानी चाहिए, लेकिन उसमें तमाम जो है वो वकील बैठे रहते हैं और वकीलों के मोहरे बैठे रहते हैं, फिर वो जो है जो तहसील का जो बड़ा बाबू, छोटा बाबू, चपरासी, तहसीलदार करके वो और कई बार वो दौड़ाते हैं, वो उसका 600-700 रुपया उसके लग जाता है, सिर्फ एक जो कागज जो कि उसको मुफ्त में मिल जाना चाहिए। तो एक उदाहरण है। तो इसी तरह से जो ये टुकड़ों में ये बात करते हैं कि साहब जो राशन बांटा जाता है, जो मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो कि मुफ्त में, उसमें भी यही बात रहती है, जो अनाज मिलता है तो वो माने कहीं वो सड़ा हुआ अनाज कम भी मिलता है, कहीं कोई आइटम मिला, कभी कोई नहीं मिला, और फिर
और कोई आज की बात थोड़ी है। जन वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस, उसमें भी जो गरीबों के लिए वो अनाज होता है, उसमें भी तमाम गड़बड़ी होती है कि वो जो है जो कोटे वाला है वो अक्सर वो टालता रहता है, और वो कितना राशन लाया और कितना बांटा और कितना जो है इधर उधर कर दिया, और वो फिर वही पैसा जो है और अक्सर सब बोलते हैं कि उसकी जांच के लिए भी जो यानी कोटे वाला क्या कैसे किस तरह से वो वितरण करता है, उसकी जांच के लिए भी जो अधिकारी आते हैं वो भी उन्हीं कोटेदारों से वो मिले रहते हैं। उनसे कुछ पैसे लिए बस उनके रजिस्टरों पर वो दस्तखत कर दिया। उनको भी जो भ्रष्ट किस्म के जो कोटेदार हैं उनको भी बचा लिया और अपना हिस्सा लिया और वो चलते बने। तो ये तो फुटकर में ये बताया जा रहा है। और योगी जी के ज़माने में जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है, लोग कहते हैं कि ये योगी जी के ज़माने में, मोदी जी के ज़माने में भ्रष्टाचार महंगा हो गया है। महंगा मतलब कि जो पुलिस वाला 100 रुपये में मान जाया करता था, अब वो 500 में 500 में जाकर बात पड़ती है। थानों में जो है 1000-2000 में जो बात पड़ जाती थी, वो 5000 से यानी कम में बात पड़ती ही नहीं है। तो भ्रष्टाचार और महंगा हो गया। तो जब तक ये बातें दूर नहीं होगी तो जनता को राहत कैसे मिलेगी। लेकिन जनता में भी वो जागरूकता का अभाव है। एक तो जो है भारतीय सोच कि भाई ये हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है और ये सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं, और महत्व जो है वो देश का है और अपने अवाम का है। लेकिन ये और जो है इस सोच का बिल्कुल अभाव कि ये जाट है तो ये ब्राह्मणों का गांव है, ये मुसलमानों का क्षेत्र है तो ये हरिजनों का क्षेत्र है। ये बातें अभी भी बिल्कुल माने इस तरह से चल रही हैं, और यही जो है वो इस देश का अभिशाप है। अभी भी वही मानसिकता काम कर रही है। भारतीय जनता दल जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे अमर शहीदों ने जिन्होंने अपनी जान दे करके, प्राण दे करके, कुर्बानी शहादत दे करके आज़ादी लाई, उनकी ये भावना नहीं थी। उनके लिए जो है पूरी जनता जो है एक ही थी कि हमारे भारतीय भाई बहन हैं। और संजोग से कह लीजिए, और बहुत सुखद बात है कि भारत के संविधान ने भी उन्हीं अमर शहीदों की बात को प्रकट किया है, और प्रस्तावना में पहले ही कह दिया है कि हम भारत के लोग। लेकिन अफसोस कि इन सारे राजनीतिक दलों ने ये नहीं सिखाया कि भाई अब हम जाट नहीं रहे, गुर्जर नहीं रहे, ब्राह्मण नहीं रहे, हम क्षत्रिय नहीं रहे, ब्राह्मण नहीं रहे, हरिजन और चमार नहीं रहे, हम सिर्फ भारतीय हैं। तो वो उन सबों ने सिखाया भी नहीं, और जनता जो कभी भी ये नहीं बात करती है, और कभी बात सामने आता है तो बड़े लापरवाही ढंग से, बड़े कृत्रिम से, हाँ भाई हम भारतीय तो हैं। सिर्फ इतनी लापरवाही से बोला भारतीय तो हैं, इसके बाद सारे उनके तर्क, सारे उनके विचार, सारी उनकी बातें, और सिर्फ जाति के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर। ये अक्सर वो, और यही नहीं, पत्रकार जो मीडिया के यही तो बार भारतीय जनता दल बता रहा है कि ये पत्रकार भी जो उनका यानी जो उनका धंधा है, बिजनेस है, वह जो है संविधान की धारा
वो 19(1)(a) या अ भी कह सकते हैं, 19(1)(a) यानी राइट टू, यानी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार। इसी पर उनका मीडिया का पूरा बिजनेस है। तो पता नहीं कि वो जानते हैं या नहीं जानते, या जानते भी होंगे, लेकिन बार बार उस संविधान का उल्लंघन, और भी छाती तान करके कि आप क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप गुर्जर हैं, आप जाट हैं, तो आप किसको वोट करेंगे। वास्तव में समझ जाए कि समस्या जो है कितनी विकराल रूप में है। जिस संविधान ने जाट हो, गुर्जर हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो और भी हो, वो आपका अस्तित्व जो है संविधान ने खत्म कर दिया है, तब भी संविधान के विरुद्ध जो है इस तरह का तांडव वो चल रहा है। यही देख करके भारतीय जनता दल को बड़ा आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन फिर भी उन्हीं अमर शहीदों जिन्होंने अपने प्राण दिए, कुर्बानी दी, शहादत दी हमारी आपकी आज़ादी के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए, और संविधान का आदेश कि हम सभी भारतीय हैं, उसी बात को और भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा और सद्भाव और सहयोग, सम्मान, इखलाक, मोहब्बत, सब कुछ के लिए जो है ये प्रयास कर रहा है। लोगों में भारतीयता और भारतीय भाव के अभाव में, यानी भावना होना चाहिए भारतीयता के प्रति, इसके अभाव में जो विवेकशीलता जो उनके पास होनी चाहिए, जो मूल्यांकन होना चाहिए कि भाई यानी हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे देश का कौन हितैषी है और कौन दुश्मन है, ये पहचान आज तक वो नहीं हो पाई है। और इसी कारण जो है समाज का जो सबसे गंदा तत्व है, जिसे कि यदि जागरूकता हो तो वोट देना तो उसको दूर की बात, उसको जो है समाज से और देश से बाहर कर देना चाहिए। उसी को वोट करते हैं और उसी को सत्ता में बिठाते हैं, और उसी के पापों को फिर वो सहते हैं, झेलते हैं, और फिर कहते हैं कि ये मेरी नियत में है, यही मेरे भाग्य में है। तो इन्हीं सब जो मानसिक कुंठा को दूर करने के लिए भारतीय जनता दल जो है वो एकता, और एकता किसी आधार पर, भारतीयता के आधार पर, और भारतीयता के अलावा और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, मंच नहीं है कि पूरे भारत के लोगों को एक किया जा सके। इन सबों ने एकता तो बनाई है, ऐसी बात नहीं है। वो एकता कैसे बनाई है? जाटों का एक समूह है, गुर्जरों का एक समूह है, ब्राह्मणों का एक समूह है, और जो है फिर यादवों का फलाने ठिकाने, इस प्रकार से है। यानी वो विखंडित, और वो जो विखंडित जो अलग अलग जो कुनबे बने हैं, अब उसी पर जो है यानी ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, या जो कि उसी जो विखंडन की जो है प्रवृत्ति जो चली है, अलग अलग जो है वो माने कुनबों को बना करके, समूहों को बना करके, उसी विखंडित समाज पर और उसी विखंडन की प्रवृत्ति के आधार पर ये अपना जो है वो चला रहे हैं। और वो इसी पर वो समीकरण भी बनाते हैं कि यादव का मुस्लिम का बना दो। खास करके ये जो समाजवादी पार्टी और आरजेडी, एमवाई, और बड़े माने छाती तान करके एमवाई समीकरण। लेकिन ये जो सारी चीजें जो बताई जा रही हैं, जो भारतीय जनता दल बताने की कोशिश कर रहा है,
ये फलीभूत तो तब होंगे ना कि हम MY समीकरण है, जातिगत समीकरण है, जातिवाद है, इसको समाज का दुश्मन माने, समाज का जहर माने, समाज की सबसे बड़ी बुराई माने। इसी दृष्टिकोण का भाव है। तो खैर, यदि इस देश को बचाना है, देश को विखंडन से बचाना है और भारतीय समाज को बंटने से बचाना है, इस देश को बंटने से बचाना है, तो ये इस जातिवाद का, संप्रदायवाद का और यानी भाषावाद, प्रांतवाद जो है, इसका अंत करना ही होगा। इसके विषय में भी कई जो है वो पाखंडी, अरे साहब मोदी जी आए तो जातिवाद टूट गया, कुछ नहीं। मोदी जो ये तर्क गढ़ते हैं कि मोदी जी आए तो जातिवाद टूट गया, जात छोड़ करके, ये जातिवादियों से अधिक तिकड़म की जातिवाद की जैसे मान लीजिए ओबीसी है, ओबीसी में से यादव को निकाल दिया और नान यादव को यानी पिछड़ा में अति पिछड़ा। सिर्फ ये घिनौनी ये राजनीति जो है ये बीजेपी कर रही है, वो तो और भी समाज को तोड़ने वाली जो है वो राजनीति कर रही है। तो सवाल इस बात का है कि ऐसे लोग क्या जो है वो क्या भला करेंगे, जो समाज को तोड़ करके मैंने इस तरह की वोट सत्ता हासिल करते हैं, वो समाज का क्या भला वो कर सकते हैं। तो इसीलिए तो सबको जो है समराइज करके और उसको संक्षिप्त में और सारांश में या मुख्तसर में कहा जाता है कि इन सारे जो यानी जो समाज विरोधी ताकतें हैं, समाज को विखंडन करने वाली जो ताकतें हैं, उनका विनाश ही जो है यानी हमारे आपका इस देश का उद्धार होने का रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी का इसकी नीयत में खोट है। नाम हर चीज का राष्ट्रवाद का नाम लेती है और राष्ट्रवाद ये चलाना है तो राष्ट्र के विषय में वो सोचो ना। सेना जो अपना जो है यानी पराक्रम दिखाती है, उसको मैंने उसको अपना दिखाते हैं कि यह मेरी बदौलत। भाई हमारी भारतीय सेना जमाने से, इवन अंग्रेजों की जो सेना थी प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध में, वहां पर भी अपने भारत के लोग सेना में भर्ती होकर के और सेना के रूप में ये पराक्रम जो है पूरे विश्व को दिखाया था, छक्के छुड़ाए थे। तो हमारे भारत के लोगों या भारत की सेना में वो दमखम है। वो तो ये गद्दार जो है, ये नेहरू और ये सब जेएनपीसी वालों ने यानी अपनी सेना के हाथ जो है वो बांध दिया करते थे। तो उन्हीं हाथों को ये मोदी जी ने खोल दिया है। तो मतलब कि जो गद्दारी जेएनपीसी वाले कर रहे थे वो गद्दारी ये नहीं कर रहे हैं बस, लेकिन ये राष्ट्रवादी हो गए, ऐसा नहीं। ये समझने की बात है। ये तो बहुत बड़े गद्दार थे, ये गद्दार हैं भी। तो ये अपनी सेना का जो है हाथ जो है वो बांधे हुए थे। ये तो अपनी सेना को बोल रखे थे कि यदि चीनी सेना घुसती है तो पीछे हट जाओ। यही तो वो सिखाए हुए हैं। तो मोदी सरकार ने जो सेना के हाथ बंधे हुए थे उस हाथ को खोल दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मोदी जी जो है वो राष्ट्रवादी हो गए। उनके राष्ट्रवाद की परीक्षा तो जो आंतरिक जो व्यवस्था है, जो आंतरिक सुरक्षा है, जो उसमें वो देखने की जरूरत है। तो ये जो राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं, समाज विरोधी जो ताकतें हैं, इनको पाल के रखना और इनको पाल के रखना और इनके जो है देश विरोधी पापों को ढकना। इन्होंने जो लूट करके काला धन
जमा किया विदेशों में, उस कालाधन की रक्षा करना और अपनी जनता को जो है यदि वो कालाधन आ जाता तो काफी महंगाई वगैरह से काफी वो राहत मिल सकती है, मिल सकती थी। उसको न लाना, ये गद्दारी है मोदी जी की और बीजेपी वालों की। तो इसको पता नहीं जो है वो किस मानसिकता से इन वीडियो को देखते हैं और अपने छोटे भाइयों को सिखा के पढ़ा करके आके भेजते हैं कि 2 महीने रुक जाइए। अरे इस पर वो भी विचार करें और कम से कम इतना तरस खाएं कि जिस अवाम ने, जिस जनता ने उस बीजेपी को सत्ता में बिठाया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, उसकी तो वो सोचे ना। जब भी इस जनता के ऊपर आफत आती है, जरा देखिए, ये सीधे जो है इन्हीं देश विरोधी ताकतों, इन्हीं जीएनपीसी वालों के, इन्हीं वाम दलों के हवाले कर देते हैं। और ये जीएनपीसी और वाम दल वाले जो है वो माने सड़क जाम कर देंगे महीनों, कभी किसान आंदोलन, कभी सीए पर आंदोलन, और वो जीवन जो है पूरा माने आम भारतीय भाई बहनों का हर तरह से, और जो गरीब भारतीय भाई बहन है उनका जीवन जो है वो नरक बना देते हैं। लेकिन ये जो है ये मोदी जी और मोदी जी की सरकार या उनके जितने भी मंत्री हैं या अमित शाह वगैरह जो है बस जो है मूक दर्शक की तरह। तो जब जिस अवाम ने इनको सत्ता पर बिठाया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, जब उसको जरूरत पड़ती है तो इन्हीं देश के दुश्मनों को, यानी देश के दुश्मन जीएनपीसी हुआ, वामदल हुआ और केजरीवाल जैसे लोगों को के हवाले कर देते हैं। तो कैसा इनका राष्ट्रवाद। तो इसीलिए भारतीय जनता दल बता रहा है कि, और इसीलिए लोगों को जागरूक कर रहा है और निवेदन भी कर रहा है कि मोदी महोदय, बीजेपी वाले इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, जो कि केजरीवाल जैसे घोर अवाम विरोधी और जीएनपीसी जैसे देश के सबसे बड़ी गद्दार, वामदल वाले जैसे गद्दार, और अखिलेश जैसे जो है वो इस समाज के समाज विरोधी और गद्दार, और वो गद्दार भी है। जब वो हमारे देश के लोग, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहन देखें कि जब वो अपने शफीकुर रहमान वर्ग और जो है तेज शासन से तालिबान का समर्थन करवाता है तो वो गद्दार है। आतंकवादियों के प्रति वो हमदर्दी दिखाता है और जो है वो और उनको जेल से जो जेल में बंद थे और जिन पर जो है मुकदमे चल रहे थे, उनको छुड़वाने के लिए जो है हाईकोर्ट में अर्जी लगवाता है, वो गद्दार है। तो इन सबको पालना, सबकी जो है इन बातों को रक्षा करना, और हर तरह से ये जो बीजेपी वाले जो गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ जो है, ये राहुल को जीएनपीसी वालों को जो है पूरा मौका दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस देश को और अपनी आवाम को झूठ और अफवाह का शिकार बनाना, और ये राहुल जो है दिन रात झूठ बोलता है, जीएनपीसी के नेता बिल्कुल दिन रात झूठ बोलते हैं। जीएनपीसी के जितने प्रवक्ता आते हैं वो टीवी चैनलों पर वो अनारगल और जो है अनारगल और दिन रात झूठ बोलते हैं। बीजेपी वाले उसके आगे जो है वो भीगी बिल्ली उनके आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। भीगी बिल्ली बन करके फिर माने उनके चेहरे को धुलते हैं और उनके पापों को धुलते हैं। यही चीज जो है किसी भी राष्ट्रभक्त को नाकाबिले बर्दाश्त है। तो हमारे जो गांव देहात के लोग और भी लोग जो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि वो लेखपाल है, तहसील के लोग हैं, और जो है जो पैसे आते हैं माने मकान बनाने के लिए और भी चीज़ों के लिए,
बीच में वो प्रधान जो है वो प्रधान जो है बगैर लिए जो है वो उसको सर्टिफाई नहीं करता है, तो पैसे नहीं आते हैं। तो उसमें वीडियो है, तो उसमें ब्लॉक प्रमुख है और इसके बाद सीडीओ है। तो अभी भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल यानी वो पूरी गति में है, पूरे फॉर्म में है, पूरे जो है वो चरम सीमा पर है। तो जनता को राहत कैसे, तो जनता को राहत कैसे मिलेगी? और इसीलिए वो मान के बैठी है कि कोई भी शासन आए, वो सब कहते हैं कि कोई भी शासन आए, ये जो है इन पर फर्क नहीं पड़ता। और जो उनके समर्थक वो चमचे हैं मैंने वो बीजेपी के, तो वो कहते हैं कि साहब अब ये तो तब दूर होगा कि जबकि सभी लोग ईमानदार हो जाए। कुतर्क। इस संबंध में भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया हुआ है, सख्ती और अनुशासन ये कम से कम 20 या 25 साल तक लगातार, ताकि ऐसे लोगों की आदत, जो चूंकि सब आदत डाले हुए हैं, तो आदत छुड़ाने के लिए जो है सख्ती और अनुशासन और नियम पालन के ही द्वारा जो है, ताकि इस तरह के लोग जो है, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि भाई देखिए, हमारा भी अनुभव रहा है कि जब भी सख्ती की जाती है तो इस तरह के जो नियतखोर किस्म के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो भी है, वो बस यही कहते हैं कि अरे साहब थोड़े दिनों की बात है, इनका ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर उसी धंधे में लग जाते हैं। तो जब उनको ये विश्वास हो जाए कि नहीं भाई इस तरह की बात जाने वाली नहीं है, और खास करके सख्ती अनुशासन में कार्रवाई जो है पूरे बिल्कुल तुरंत हो। ये कहावत है ना कि वो इसमें जुडिशियरी में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब देर का न्याय होता ही नहीं है। और उससे ज्यादा लागू है कि भाई यदि एक्शन कोई कार्रवाई है, ये नहीं कि साल भर के बाद और 10 साल के बाद कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई जितनी भी त्वरित हो, जल्दी हो, तभी जाकर करे वो न्याय मिलता है। तो कार्रवाई के भी विषय में जब कार्रवाई हो किसी कर्मचारी के प्रति जो है, तो सिर्फ वो कर्मचारी ही नहीं, 3-4 स्टेप और ऊपर, मान लीजिए किसी तहसील का बाबू रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, सब क्या करते हैं कि बस उसको सस्पेंड कर दिया कुछ दिनों के लिए, तमाम मीडिया में दिखा दिया कि भाई कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इससे वो नहीं जाएगा। यदि वो तहसील का बाबू यदि वो रिश्वत लेते या भ्रष्टाचार करते या कोई और अनियमितता करते हुए वो पकड़ा गया, तो बाबू ही नहीं, वो तहसीलदार ही नहीं, वो एसडीएम भी और वो डीएम भी, इस सबका काम है कि वो जो है भ्रष्ट न बने, तब जाकर के जन्मे। दोष भले वो नीचे तबके का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, लेकिन जिम्मेदारी सबकी है, कम से कम 3-4 स्टेप ऊपर। और जब सस्पेंड हो तो ढंग से वो सस्पेंड हो, और जो है फिर इसके बाद यदि और तभी तो मालूम होगा कि इनके और भी वो भ्रष्ट तरीके हैं। और जितने भी उनके कारनामे इस टाइप से हैं, सबको मैंने उजागर तो करना तो खैर है ही, सबकी जो है तुरंत जो है जो अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है, डिसिप्लिन एक्शन शुरू करिए। और कोई ये मत समझिए कि डीएम है तो ये खुदा हो गए, कमिश्नर है तो खुदा हो गए, बिल्कुल नहीं। यदि वो डिजर्व करते हैं कि उनका रिमूवल, ये डिजर्व करते हैं कि उनका डिसमिसल करिए, और भी वो समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ, और जो है इस तरह से में और भी जघन्य अपराध में और
बड़े वो भ्रष्टाचार के रैकेट में ये वो लिप्त हैं, तो फिर यानी डिसमिसल तो होगा ही। उनकी जो पेंशन भी कोई भी हो, तो भ्रष्टाचार को पकड़ना है, और जो पकड़ना है तो फिर उसी कर्मचारी को नहीं, 2-3 स्टेप और ऊपर। जैसे सिपाही पकड़ा गया तो सिर्फ सिपाही नहीं, सिपाही है तो उसका वो जो थानेदार कौन है, डीएसपी कौन है, एसपी कौन है, या एसएसपी, सब पर कार्रवाई, सब, और कम से कम तुरंत जो है सस्पेंशन। और ये सिर्फ जो 4-6 महीने से नहीं जाएगा, कम से कम 20-25 साल, तब जाकर के आदत जाएगी। तब जिस राहत की बात वो जनता करती है, तब जाकर। लेकिन इसके लिए जनता को भी तो वो सोचना पड़ेगा कि किस तरह का वो शासन चाहती है, किस तरह की व्यवस्था चाहती है। सवाल इस बात का है। यदि वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश के झूठी बातों में फंस जाए, इन बहुजन समाज पार्टी के झूठी बातों में फंस जाए, ये जो चोरनी है, कौन, प्रियंका जवाई है, इसकी स्कूटी में फंस जाए, जो ये घोर गद्दार भी है, घोर अवाम विरोधी भी है, ये अवाम का दुश्मन है केजरीवाल, इसके मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। अब जरा देखें ना कि आखिर इसका हौसला बढ़ा कैसे। लोग जो है पता नहीं किस मानसिकता के हैं कि इसके मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के चक्कर में माने आ जा रहे हैं, तभी तो इसके वो हौसले बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आवाम से को बताया जा रहा है, इसलिए आवाम को बताया भी जा रहा है और उनसे निवेदन किया जा रहा है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी एक बहुत खतरनाक किस्म का वो दाना है, जो कि बहेलिया, जो कि ये चुनाव बहेलिया है, ये आपको फंसा रहा है आपका वोट छीनने के लिए। और जिस प्रकार मैंने ये पहले भी बताया गया था, लेकिन इसको बहुत गौर से समझने की आवश्यकता है कि जैसे बहेलिया होता है जो चिड़ियों को फंसाने वाला, वो दाना फेंक करके फिर वो जाल में फंसा लेता है। इसके बाद उन चिड़ियों को जिनको फंसाया रहता है, फिर उनकी हत्या कर देता है, या उनको मार करके वो खा जाता है। तो केजरीवाल जैसे लोगों को इनको समझना चाहिए कि ये चुनाव के बहेलिया है। अब ये सवाल है कि हमारा ये वीडियो कहाँ तक पहुँचता है, कौन देखता है, किस रूप में देखता है, यह भी। और सबसे बड़ी बात ये अंदाजा लगता है कि भारतीय जनता दल जो अपनी चिंता व्यक्त करता है, ये बीजेपी वाले जो है वो किस रूप में देखते हैं इसको। बीजेपी के लोग जो सिखा पढ़ा के भेजते हैं कि 2 महीने रुक जाए, 3 महीने रुक जाइए, वो नहीं, मतलब कि वो साफ दिखाता है कि उनका कंसर्न, उनकी चिंता जो है अवाम नहीं है, उनकी चिंता सिर्फ योगी और मोदी है। यही जो है राष्ट्रद्रोह है। जिस वक्त जो है लोग जो है अखिलेश की चिंता करने लगे, राहुल की चिंता करने लगे, प्रियंका की चिंता करने लगे, ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। चिंता करनी चाहिए सिर्फ देश की और अपने अवाम की। ये दृष्टिकोण जो है जनता में भी आना पड़ेगा। और जो ये नए किस्म के चुनावी बहेलियां हैं, ये केजरीवाल इस देश का गद्दार है, बहुत बड़ा गद्दार है। ये समझ जो है विकसित होनी पड़ेगी। तो मानता हूं कि जिस माहौल में ये अब बताइए क्या, अब इससे बड़ा अपराध क्या हो गया। सरेआम कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसके खिलाफ जो है कोई चर्चा, कोई जो है इस तरह से आंदोलन जो है वो किस बातों पर होता है। कोई मंदिर पर कह दिया, कोई कुरान पर उल्टा सीधा पोस्ट डाल दिया, कोई इस पर होता है। इस मानसिकता को खत्म करना ही होगा। भारत तेरे टुकड़े जो होंगे यदि कहा जाता है, तो रोष और क्रोध जो है इस पर होने की आवश्यकता है।
जब तक राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय विषयों पर, राष्ट्रीय जो है बातों पर संवेदना नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा, और जो है ये जो पांथिक बातें हैं कि मंदिर पर किसी ने कह दिया, हिंदू धर्म पर किसी ने कह दिया, गीता रामायण पर कह दिया, कुरान पर कह दिया, इस पर संवेदनशीलता रहेगी, तब तक जो है आवाम के कल्याण की बात हो नहीं सकती। ये बीजेपी वाले मैंने कितने गद्दार हैं इस देश के, मैं बता रहा हूं। कोरोना में इतनी मौत हो गई और वो लाशें दिखा रहे हैं सब। ये बीजेपी वाले ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये तो तंत्र इन्हीं का है। जिस मशीनरी को इन्होंने भ्रष्ट बनाया है, निकम्मा बनाया है, पक्षपाती बनाया है, ये वही तंत्र है। लेकिन इसमें जिम्मेदारी इनकी भी बनती है, बीजेपी वालों की, कि सख्ती लाएं, अनुशासन लाएं और नियम पालन लाएं। तो यानी ये तो लाए नहीं, और ये वही तंत्र है। ये कोरोना तो छोड़ दीजिए, जब भी बाढ़ आती है, सूखा आता है, कोई भी आपदा आती है, ये मशीनरी जो है सारा पैसा जो खा जाती है, राहत नहीं मिलता है। और वो जो पैसा खाते हैं तो अकेले नहीं, तब उसमें नेता शामिल भी होते हैं, उसमें मंत्री भी शामिल होते हैं। यानी जो भी संसाधन पैसा वगैरह आता है, यानी सूखा पीड़ितों के लिए, बाढ़ वो पीड़ितों के लिए। अरे लोग तो याद करते हैं कि भाई कि जब भी कोई बाढ़ आई तो उस क्षेत्र का जितने भी डीएम है, एसडीएम है, कर्मचारी है, बड़े वो बहुत खुश हो जाते हैं कि काफी पैसा आएगा, फिर वो लूटने को मिलेगा। वही तंत्र है, और वही तंत्र निकम्मा तंत्र जो है क्या कोरोना, यानी कोरोना के पीरियड में उसकी वो कलाई खुल गई। तो वो तंत्र जो है इस तरह का बना हुआ इन्हीं गद्दार जेएनपीसी, गद्दार गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कांग्रेस वालों का है, जिन्होंने इस तरह का तंत्र और तंत्र में कर्मचारियों और अधिकारियों को इस तरह की आदत वो डाली हुई है। तो वो किसी भी मौके पर, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे कोरोना हो, लेकिन ये बात जो है बीजेपी वाले बोल नहीं सकते। यही गद्दारी है सब। तो खैर भारतीय जनता दल तो बता रहा है कि भाई हालांकि सबका खुलासा जैसे यूट्यूब के माध्यम से मुमकिन नहीं होता, लेकिन कैसे दूर करेगा और उसका एक नमूना बताया है। लेकिन ये जो सख्ती और अनुशासन है, सिर्फ 4-6 महीने के लिए, 4-5 साल में वो दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने तो वो टाइम मांगा था, जो है 25 से 30 साल तक तानाशाही की बात कहते। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं और हम भी उन्हीं के आशीर्वाद से जैसे इस कोशिश में लगे हुए हैं, और हमारा जो भारतीय जनता दल भी उसी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन कम से कम 20-25 साल, ताकि जो गलत करने वाले, सोचने वाले, नियतखोर किस्म के जो ऐसे तत्व हैं, ऐसे कर्मचारी हैं, उनको ये एहसास हो जाए कि भाई अब इस तरह की शक्ति अब जाने वाली नहीं है। ये शक्ति रहेगी तो यदि उनको अपना अस्तित्व बचाना है और अपना नौकरी में वजूद बचाना है, तो उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये एहसास नहीं होगा, तब तक जो है नियतखोर किस्म के, पक्षपाती किस्म के और भ्रष्ट किस्म के जो है वो कर्मचारियों की आदत तो जाएगी नहीं। और इसी आदत के चलते ही जो है कोई भी स्कीम लाइए गरीबों के लिए, जन वितरण प्रणाली हो, चाहे गरीबों को राशन देना हो, कुछ भी, हर स्कीम में यही दिमाग वो लग जाता है। अरे ये सब कितने कितने नियतखोर हैं ये वाले जेएनपीसी वाले। राजीव गांधी बोल दिया कि भाई वो कम से कम उसको इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। बोला था कि हम 100 रुपया देते हैं तो 10 रुपया जाकर के, यानी जो लाभार्थी है उसको सिर्फ 10 रुपया ही मिलता है।
और वो चीज आज भी है। ये मोदी जी जो झूठ बोलते हैं कि हमने वो डिजिटलाइज कर दिया, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब बकवास है, देश को धोखा देना है। मोदी जी बताएं कि आयुष्मान जो योजना है वो कहां तक पहुंची है? सिर्फ ढिढोरा पीटना। जो लोग कहते हैं कि भाई जिनकी इम्प्लीमेंटेशन में, अमल में, तो कितनी भी योजना अब बना लीजिए, जब उसको अमल में आना ही नहीं है और जो है सिर्फ दिखावा। इसे अरे इसी को लीजिए, जो आपका जो जन वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो कार्ड है, देखिए जब इस तरह की बात उठाई तो अरे साहब दो चार, चलिए मैं उन्हीं की बात दो चार भी है तो क्या ये वो शर्म की बात नहीं है कि जो उसके पात्र नहीं है, जो पूरा समर्थ हैं, जो काफी सक्षम है, उनका कार्ड वो बना हुआ है, और जिनका कार्ड वो बनना चाहिए उनका कार्ड ही नहीं है। तो वो ऐसे लोग जो है उन गरीबों का वो हक मार रहे हैं, और इसके लिए कोई तर्क दे कर साहब कितने के केस होंगे, ऐसे मुश्किल से 2-4 होंगे, इस तरह के का जो कुतर्क दे करके इस तरह की गलतियों को जो ढकते हैं, वह भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और उससे भी खतरनाक बात होती है कि यही जो है कर्मचारियों को भ्रष्ट बनाने वाले और जो जिस हालत में ये कर्मचारी अधिकारी हो गए हैं, उनकी वो आदत डालने वाले, और क्यों इस तरह का कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों का जो तंत्र, उसी पर तो जो है इन जीएनपीसी वालों को, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रलाल चौकड़ी, कांग्रेस वालों के या समाजवादी पार्टी के लोगों को या बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भ्रष्टाचार करने में ही आसानी होती है, और तभी वो संभव वो हो पाता है। तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह की उनकी आदत चली जाए और नियतखोरी चली जाए, और जो भ्रष्ट बनने की आदत वो चली जाए, कभी भी नहीं चाहेंगे। इसके अलावा जो ये झूठ और अफवाह बोलने की आदत जो है, ये सब पापों से, यानी सब अपराधों से वो सबसे बड़ा अपराध है। जैसे जो समाज का जो डकैत है, वो आकर के जो है उपदेश देने लगे कि भाई वो डकैती पर उपदेश देने लगे, तो क्या वो डकैती वो जाएगी? ये देश के दुश्मन जिन्होंने यानी हमारी जमीन जो है ये लद्दाख की, वो चीन को दे दिया। चीन से पैसे लेकर के जो है भारतीय बाजार खोल दिया, सीमा पर सड़कें नहीं बनाई, और सड़क न बना करके कितनी गद्दारी वाला जो है वो वक्तव्य दिया लोकसभा में, और किसे दिलवाया? एक एंटनी से, कि हमने चीन के साथ जो सीमा पर सड़क न बना करके हमने अपने देश की रक्षा की है। ये सब बातें जो है हमारे देश के लोगों को, यानी दिमाग इस पर जो है वो खोलना चाहिए कि जो पार्टी कह रही है कि हमने चीन की सीमा पर सड़क न बना करके हमने देश की रक्षा की है। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू कहता है कि हमने यदि उसका अपने देश का या लद्दाख का वो भाग जिसको सियाचिन कहते हैं, अपने दुश्मन चीन को दे दिया तो कोई बात नहीं है, वहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता और वहाँ घास भी नहीं उगती। उसके इस वक्तव्य पर लोगों का खून न खौलना, यही सबसे जो है वो सबसे बड़ी कमी है। यदि उसको पता होता
जवाहरलाल नेहरू को पता होता है या जिन पेशी वालों को पता होता है कि भाई ये देश के साथ गद्दारी करेंगे तो ये हमको मतलब कि वो जिसको कहते हैं कि वो जमीन में वो इस देश की जनता वो गाड़ दी होती और अता पता नहीं होता, लेकिन कब जागरूकता होती तब। इन जो देश के जो दुश्मन है उनका हौसला तभी बढ़ रहा है कि हमारे आप में देश के प्रति जो है वो संवेदना नहीं है, राष्ट्रपति के प्रति संवेदना नहीं है। और ऐसे माहौल में जरा देखिए ये कट्टरवादी तत्व माने यहाँ के हमारे देश के वो सिर्फ जो है एक दूसरे पंथ के खिलाफ जो है वही डालते रहते हैं। ये देख करके वो ये देख करके यानी हमारा भी मस्तिष्क जो है या किसी का भी मस्तिष्क होना चाहिए। और सिवाय मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट मीडिया पर देखिए खतरनाक, और वो भी किसमें, पढ़े लिखे लोग जो आईएएस रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, जब वो रिटायर हुए हैं तो उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर इस तरह से कि नफरत वाली, बताइए समस्याएं कहां पर हैं। और ये एक अलग से समस्या देश को तोड़ने वाली, और किसकी मानसिकता से, और वो भी झूठ। और हमको तो मैं पर्सनली बता रहा हूं, हमको तो भी कभी जो है वो देखने को जो मिलता है, और हमने जो जवाब दिलवाया, जैसे उदाहरण के लिए कि अरे अभी अजान आप जो है अभी तो अजान से आपकी नींद खुल जाती है, फिर जब 40% ये हो जाएंगे तो आपकी हत्या की जाएगी। इस तरह की जो पोस्ट है, इस तरह की जो सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है वो रिटायर्ड आईएएस वालों के, रिटायर्ड आईपीएस वालों के, रिटायर्ड जो है आईपीएस आईआरएस वालों के, रिटायर्ड आईपीएस वालों के, ये चल रहा है। तो उसके जवाब में जब ये लिखा गया कि अरे भाई जो है वो झारखंड में जहां की जैसे जीएनपीसी उस झारखंड की सरकार की साझेदार है, वहां पर 10,000 सिम बैंक के साथ जो है इसी तरह का झूठ और अफवाह फैलाने का एक बहुत बड़ा गिरोह, बहुत बड़ा गैंग वो पकड़ा गया। तो ये हमारे देश में जो है इस तरह के जो खतरनाक किस्म की तंजीमें हैं, खतरनाक किस्म का दृष्टिकोण है, वह जो है इस देश का सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है। तो उसका समाधान यही है कि हम देश के प्रति जो है संवेदनशील हों, अपने आवाम के प्रति जो है वो संवेदनशील हों, और वो तभी संभव है कि जब आप भारत की बात करें, भारतीयता की बात करें, और भारतीयता के आधार पर एक हो करके, और इतना जान लीजिए कि जब तक इन पार्टियों का नस्में नाबूद नहीं होंगी तब तक ये वातावरण जाएगा नहीं। तो और जब तक ये वातावरण नहीं जाएगा तब तक जो आप सोचते हैं कि इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, तभी जाकर के वो मुमकिन होने का एक रास्ता बनेगा। इसलिए भारतीयता के आधार पर और अपने को भारतीय मानते हुए और अपने सभी देशवासियों को भी अपना भारतीय भाई बहन मानते हुए, और वो भी बगैर भेदभाव जो है किसी भी एकता का और भारतीय एकता का सबसे बड़ा शत्रु है। तो भेदभाव रहित और सम्मान के साथ सबको सम्मान देना है। और इन जो कट्टरवादी तत्व है ना, तो किसी को बोलते हैं हरिजन है, चमार है, कि वो पंजर पुत्र है, ऐसे तत्वों को कुचलते हुए तो भारतीयता के आधार पर एक होकर के ईवीएम मशीन पर उनको जवाब देना है, इसी रिजर्व के साथ, इसी कटिबद्धता के साथ, और उसको हकीकत में उतारना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को इन पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।